बघेल। तो देखिए बघेलखंड रियासत का अगर हम इनका प्राचीन इतिहास समझने की कोशिश करें तो इनके जो आदि पुरुष हैं वो कौन थे? बताएं जल्दी से। बघेलखंड के जो शासक हैं इनके आदि पुरुष कौन थे? लव। अच्छा। वो तो बुंदेला के हैं, हम बघेल की पूछ रहे हैं। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये चालुक्य वंश से संबंधित माने जाते हैं। किससे माने जाते हैं? तो गुजरात के जो चालुक्य वंश थे उससे संबंधित माने जाते हैं। आपने अगर व्याघ्रराज का नाम सुना हो, किसका? व्याघ्रराज। तो देखिए आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि जो चालुक्य, और इन्हीं को हम सोलंकी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुजरात के जो चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी थे, बेसिकली बघेल जो है इनसे संबंधित है। ठीक। अब सोलंकी वंश के एक शासक थे कुमारपाल, ने अपनी मौसी के बेटे कौन थे, अर्णोराज, को व्याघ्रपल्ली या बघेलबारी का सामंत बनाया था। अब देखो कैसे आया ये बघेल, कि ये बघेल खंड है या ये बघेल शासक है। आ जाइए। तो किसका? व्याघ्र पल्ली, इसी को क्या बोलते हैं? बघेल वारी। तो किसका फीडेट्रीज या सामंत बनाया? बघेल बारी या व्याघ्र पल्ली का। किसको? अर्णोराज को। अब बघेलबारी ग्राम से संबंधित होने के कारण अर्णोराज के वंशज क्या कहलाएंगे? बोलो। ठीक है। तो सिंपल सा सिस्टम है कि भाई जैसे आपको याद हो तो हमने आपको होलकर बताया, महाराष्ट्र के होल गांव से संबंधित थे मल्हार राव होलकर और उनके पूर्वज, तो इसीलिए ये होलकर कहलाए। अब ये बघेलबारी या व्याघ्रपल्ली से किनका संबंध था? अर्णोराज का, और इनके ये वंशज थे, तो इसीलिए ये क्या कहलाए? बघेल कहलाए। ठीक है। एक बात। अब अर्णोराज जो थे इनका बेटा था लवण प्रसाद, इसी को हम क्या कहते हैं? व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव या लवण प्रसाद जो है, ठीक है, कहीं कहीं लक्षण प्रसाद भी लिखा होता है तो उस पे नहीं जाना है। अर्णोराज का बेटा कौन? व्याघ्रदेव। और व्याघ्रदेव क्या कहलाता है? आदि पुरुष कहलाता। देखो अब मजेदार बात क्या है, आपको ऑप्शन अगर अर्णोराज आएगा तो बहुत सारे लोग लगा देंगे कि आदि पुरुष यही होंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि भाई बघेल बारी या व्याघ्रपल्ली में कौन है सामंत? अर्णोराज। और अर्णोराज का बेटा कौन? व्याघ्रराज। ठीक है। लेकिन आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ये जो व्याघ्रराज या व्याघ्रदेव है, इन्हीं को अच्छे से ध्यान रखना है कि इनको क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये अर्णोराज है, अर्णोराज का बेटा कौन है? यही है व्याघ्रदेव। अब पता चले कि ऑप्शन में ही नहीं हो व्याघ्रदेव, तो क्या ध्यान रखना है? लवण प्रसाद या लक्षण प्रसाद। ठीक है। बात समझ में आ रही? मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा, कहाँ बनाऊंगा, पहले कौन? अर्णोराज। अर्णोराज बोलते हैं इसे। व्याघ्रपल्ली ये जगह थी, यहाँ पर ये सामंत या फ्यूडिटरीज थे। इनका बेटा कौन? इसका व्याघ्र देव। ठीक है। अब ये क्या है इसके? ये आदि पुरुष है। किसके आदि पुरुष है ये? बघेल डायनेस्टी के। अब समझना अच्छे से, अब ये जो है ना व्याघ्रदेव, ये आदि पुरुष हैं, जबकि सामंत कौन थे? और शुरुआत स्थिति क्या है? तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित थे ये। फिर ये यहाँ पर कहाँ बघेल बारी या व्याघ्रपल्ली में सामंत बने,
और इस क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इनके जो वंशज थे वो क्या कहलाए, बघेल कहलाए, बघेलबारी या व्याघ्रपल्ली से संबंधित थे। फिर लवण प्रसाद या व्याघ्रदेव थे, और व्याघ्रदेव को हमने क्या कहा, ठीक है। तो आदि पुरुष जो है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अब इनके बाद व्याघ्रदेव के पुत्र थे कर्णदेव, और कर्णदेव के पुत्र थे भीमलदेव और बीसलदेव। अब देखो अच्छे समझना, व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव के दो बेटे कौन कौन, याद रखना अच्छे से, एक कर्णदेव, सॉरी व्याघ्रदेव के एक ही बेटे, उनके दो बेटे, तो व्याघ्रदेव के कर्णदेव और कर्ण के भीमलदेव और बीसलदेव। तो इसको थोड़ा समझिए। अब यहाँ क्या आए हम, कौन है इनके बेटे, और फिर भीमल और सॉरी, ठीक है। तो ये कर्णदेव, ये व्याघ्रदेव, और इनके ऊपर कौन है, अर्णोराज। अर्णोराज ने यहाँ पर सामंत के रूप में सत्ता स्थापित की। इनके बेटे थे व्याघ्रदेव, ये आदि पुरुष कहलाते हैं। इनके बेटे थे कर्णदेव, इनके दो बेटे भीमलदेव और बीसलदेव, ठीक है। अब इन्हें सत्ता मिलेगी कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। तो क्या होता है कि ये जो दो भीमलदेव और बीसलदेव थे, अब आते हैं हम कहां पर, कलिंजर और गहोरा में। तो बेसिकली क्या था कि कलिंजर में भर जाति के राजा थे। कलिंजर में कौन रूल कर रहे थे, भर। जबकि जो गहोरा चित्रकूट वाला जो है, यहाँ पर कौन से थे, लोधी वंश के राजाओं का अधिकार था। अब इनमें क्षेत्र को लेकर डिस्प्यूट था, किन किन में, बगल बगल के लोग हैं, एक भर और एक लोधी। भर कहाँ, ठीक है ना, तो कैसे याद रखो, कलिंजर रा, भर, जर भर, थोड़ी देर के लिए ऐसे याद रख लो। तो कलिंजर पर कौन, भर जाति, 1236 के आसपास की कहानी है ये। और दूसरी तरफ जो कलिंजर के पास, कलिंजर में नहीं, गहोरा, तो गहोरा कहाँ, तो गहोरा चित्रकूट में कौन थे, लोधी। अब इनके बीच में डिस्प्यूट था। अब यहां पर इनका जो योगदान होगा, तो अब हो क्या रहा था कि भर और लोधी वंश के जो शासक थे, इनके बीच बाउंड्री डिस्प्यूट था, सीमाओं को लेके विवाद था। और सीमाओं को लेके क्या, शुरू में आप अच्छे से जानते हैं कि राजाओं को अपना साम्राज्य विस्तार करने की हैबिट थी, और उसको लेके विवाद तो होना बड़ा स्वाभाविक था। तो भर राजाओं का सहयोग करने हेतु क्या किया, अपने दोनों पोते, क्योंकि व्याघ्रदेव के बेटे कौन, कर्णदेव, कर्णदेव के बेटे भीमल और बीसल देव, तो इन्होंने अपने, ठीक है, किनको, भीमल देव और बीसल देव को कलिंजर भेजा। किसका सहयोग कर रहे हैं ये, भर रूलर्स जो हैं, भर शासकों का सहयोग के लिए भेज दिया। अब इससे क्या हुआ कि जीत के बाद जो भर जाति के राजा थे, इन्होंने खुश होकर भीमल देव को कौन सा क्षेत्र सौंप दिया, गहोरा। भर कहां से शासन कर रहे थे, क्या जीत लिया इनने, सीधी बात है कि लोधी कहाँ थे। अच्छा देखो, कॉमन सेंस लगाना, अगर आपने एक पॉइंट पकड़ा तो दूसरा गलत नहीं होगा। भर कहाँ थे, कलिंजर, भर कलिंजर। अब जब भर कलिंजर में थे तो कलिंजर तो देने से रहे, भाई अपना राज्य भले आप किसी दूसरे से जीत जाओ तो खुशी में क्या अपना घर दे दो किसी को दान, दान क्या देते हो, याद रखना वैसा जो आप जीतते हो। आप इतिहास में कहीं भी देखिए, भाई आपने कोई क्षेत्र जीता तो आप उसको ही दान दोगे ना, नहीं भैया हमारी राजधानी में आके बैठ जाओ आप, तो क्या संभव है ये। और फिर मतलब क्या हुआ जीतने का, जब अपने ही घर दान में देना है तो क्या दिया इन्होंने, तो खुश होकर भीमल देव को गहोरा क्षेत्र दे दिया। जबकि विसल देव गुजरात लौट गए। विसल देव कहाँ चले गए, गुजरात। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि भीमल देव को कौन सा क्षेत्र मिल गया, गहोरा, किन से, भर से, और जीता किससे था, लोधी से, ठीक है। शुरू से शुरू करो। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित थे ये, किससे, चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी से रिलेटेड थे, बघेल डायनेस्टी के जो रूलर थे।
ठीक है। अर्णोराज, कौन से राज? अर्णोराज कहाँ के सामंत बनते हैं? व्याघ्रपल्ली या बघेलवारी के फ्यूडिटरीज या सामंत बनते हैं ये। इसके बाद कौन आते हैं अर्णोराज के बाद? व्याघ्रदेव या लवण प्रसाद या लक्षण प्रसाद आते हैं। अब इन व्याघ्रदेव को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। ठीक है। किसकी मूवी थी? आदि पुरुष आई थी ना, प्रभास की। हाँ, तो ये प्रभास हो गए आदि पुरुष। कौन? व्याघ्रदेव। अब इनके बेटे कौन थे? कर्णदेव। ठीक है। कर्णदेव के दो बेटे, भीमल देव और बीसल देव। अब इनने किसमें भाग लिया? भर और लोधी डायनेस्टी जो थी, इनके डिस्प्यूट में इन्होंने सपोर्ट किया किसको? भर को। और फाइनली भर जीत गए लोधियों से। तो लोधी का जो क्षेत्र था वो गहोरा चित्रकूट था। तो इन्हें क्या मिल जाता है जीतने के बाद? गहोरा का क्षेत्र मिल जाता है। और बीसल देव तो वापस कहाँ चले? गुजरात चले जाते हैं। ठीक है। ये जो अब हो गया ना व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव के पिता अर्णोराज, इनके बेटे, इनके बेटे भीमल देव। तो भीमल देव कहाँ? देखो ऐसा समझ लो, बीसल वापस कहाँ गए? कहाँ के थे? गुजराती थे, गुजरात चले गए वापस। देखो शब्दों को जितना, अगर अभी तो सब ठीक है अभी क्योंकि सामने है पिक्चर, बाद में यही याद नहीं आएगा कि बीसल देव गए कि भीमल देव गए। अच्छा, और भीम से कनेक्ट किया तो पता चले कि यहाँ भीम फर्स्ट और भीम सेकंड, और यहाँ भीमल देव को कहाँ भेज दोगे? गुजरात। तो वापस किन को भेजना है? ठीक है, तो बाद से वापस बीसल देव को वापस गुजरात वाले क्षेत्र में भेजो, भीमल देव को मध्य प्रदेश में रखना है। तो आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी बात की क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित होने के कारण, ठीक है, ये इनके पूर्वज माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे बघेल वंश के पूर्वज किससे संबंधित हैं, तो सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी से हैं। फिर यहाँ पर कौन है? तो अर्णोराज कहाँ के सामंत थे? बघेलबारी या व्याघ्रपल्ली। ठीक है। फिर इनका बेटा व्याघ्रदेव आता है। व्याघ्रदेव के बाद में कर्णदेव, और कर्णदेव के दो बेटे भीमल और बीसल। इनने किसको सपोर्ट किया? भर जाति को, भर राजाओं को सपोर्ट किया। किसको हरा दिया? लोधी को। और गहोरा जो है वो किसको मिल जाती है? भीमल देव को मिल जाती है। और बीसल देव गुजरात वापस चले जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम इनका क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो बघेल शासक कहाँ होंगे? मूल रूप से आप अच्छे से जानते हैं कि रीवा बघेल शासकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। सोहाबल, सतना, याद है क्या था? अच्छा, इतिहास पढ़ोगे आपको अपने आप चीजें मिलेंगी। ऐसे आपको लगेगा कि मॉडर्न इंडिया में सोहाबल मैसेक्रे या नरसंहार कब है, जबकि सोहाबल स्पष्ट रूप से सतना है। इतना आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ा होगा तो ही आसान है, नहीं तो सोहाबल मध्य प्रदेश में ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ था। तो ये जो सोहाबल है सतना में है। गहोरा, चित्रकूट, उचेहरा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उचेहरा क्या है। तो देखो अच्छे से ध्यान रखना, सोहाबल सतना, उचेहरा सतना, गहोरा, चित्रकूट। कौन रूल कर रहा था गहोरा से? लोधी। ठीक है। फिर किसने किया? विमल देव ने। बांधवगढ़ और मुकुंदपुर। ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है, इसके अलावा चौखंडी रीवा का क्षेत्र, ये बघेल शासकों का क्षेत्र था। अब इनके शासक जैसे भीमल देव, रानिंग देव, वीर सिंह देव, बीरम देव, नरहरि देव, वीरभानु, रामचंद्र देव, वीरभद्र देव, विक्रमजीत, अमर सिंह और मार्तंड सिंह। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की स्वतंत्रता के समय या बघेलखंड रियासत का भारत संघ में विलय, एक्विजिशन ऑफ बघेल रीजन इन इंडियन यूनियन, तो किसने किया होगा? मार्तंड सिंह जूदेव ने। ठीक है। इन्हीं के पास कौन सा शेर था? व्हाइट टाइगर
मोहन था, किसके पास था मोहन? मार्तंड सिंह जुदेव के पास व्हाइट टाइगर कौन सा था? मोहन था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे रामचंद्र देव। कौन होंगे? रामचंद्र देव। क्यों? ठीक है, बहुत बढ़िया तानसेन। तो रामचंद्र देव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि रामचंद्र देव अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत बार आया है कि अकबर के दरबार में आने से पहले, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में थे? किसके थे? रामचंद्र देव। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर कभी पूछ ले रामचंद्र देव किसके कंटेम्परेरी थे? अकबर के समकालीन थे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक मार्तंड सिंह से बनता है, एक विक्रमजीत से भी बनता है। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन कैसे, जैसे रामचंद्र देव के समय राजधानी कहां से कहां आ गई, विक्रमजीत के समय राजधानी कहां आ गई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमल देव की। तो 1236 में भीमल देव ने गहोरा चित्रकूट के समय बघेल वंश की स्थापना की। अब देखो मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपने अर्णोराज लगा दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा आपका। इवन आपने व्याघ्र देव लगा दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा। कौन है? ठीक है, तो बघेल वंश की स्थापना का श्रेय किन्हें? भाई सीधी बात है, जब आपको स्वतंत्र क्षेत्र मिलेगा तभी आप संस्थापक होंगे और तभी आप शासन करेंगे। अब जैसे अर्णोराज जो थे वो किस रूप में शासन कर रहे थे? वो तो फ्यूडरीज के रूप में या सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, तो वो वास्तव में संस्थापक तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो किसी और के अंडर में है। बेसिकली वो चालुक्यों के अंडर में रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो भीमल देव ने कहा तो गहोरा में बघेल वंश की स्थापना की। जो रानिंग देव थे ना बेटा, इनके बारे में कि ये गहोरा के प्रथम शासक माने जाते हैं। तो वीर भानुदय जो एक बुक है या कवि काव्य है, इसमें ये माना जाता है कि रनिंग देव गहोरा के प्रथम शासक थे। अब देखो मजेदार बात क्या है, भीमल देव ने स्थापना की लेकिन प्रथम शासक कौन है? रनिंग करके आ गए, जल्दी से पहुंच गए, बोले हमें पहले शासक। तो ऐसे याद रख लेना। फिर इसके बाद वीर सिंह देव। वीर सिंह देव की कहानी बड़ी मजेदार है। इन्होंने क्या किया युद्ध में, खानवा के युद्ध में। अब आप बताओ जरा, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध कब हुआ? 15 पक्का? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध हुआ था किनके बीच? राणा सांगा और बाबर। कहाँ गया? बाबर के बीच। मजेदार बात यह कि वीर सिंह देव ने किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। लेकिन राणा सांगा तो हार गए थे बाबर से। इन्हें तुरंत पटना की हार के बाद ये बाबर के मित्र बन गए। अभी किसके फेवर में लड़ रहे थे? राणा सांगा के। क्या हुआ? बाबर जीते तो किसके मित्र बने ये? बाबर के। कौन बने? वीर सिंह देव। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में, अच्छा कंफ्यूजन पता क्या होता है, वीर सिंह देव तोमर नहीं है, ये वीर सिंह देव बघेल हैं। तो इन्होंने किसका साथ दिया? राणा सांगा का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। लेकिन बाद में ये बाबर से इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी। और यही वीर सिंह देव हैं जो जल समाधि लेंगे। ठीक है, कहा जाना? तो प्रयाग ही है। प्रयाग क्या है वैसे? इलाहाबाद। अच्छा, प्रयागराज क्यों है ये? संगम है। किनका संगम है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों। कौन कौन सी नदी दिखती हैं? कोई गया है प्रयागराज? अलग अलग जल धाराएं दिखाई देती हैं? सॉरी, अरे बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती, लेकिन गंगा और यमुना की जो धाराएं हैं वो क्लियर कट लोग बताते हैं। मैं तो नहीं गया देखने, लोग जो बोलते हैं उसी के आधार पर बोल रहे हैं
कि ये क्लियर कट समझ में आता है, ये गंगा है, ये यमुना है, सरस्वती अदृश्य रूप में रहती है। तो प्रयाग में जल समाधि लेने वाले कौन? बीर सिंह देव बघेल, बीर सिंह देव तोमर नहीं, और बीर सिंह देव बुंदेला भी नहीं। कौन कौन बीर सिंह देव है? एक बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला कौन? जहांगीर के प्रिय मित्र, ठीक है, एकदम क्लोज फ्रेंड। किसके क्लोज फ्रेंड थे ये? जहांगीर के। कौन थे भाई? बीर सिंह देव बुंदेला। तो ये याद रखिएगा कि बीर सिंह देव बुंदेला जो थे वो किसके दोस्त थे? जहांगीर के। वो अलग हैं, ठीक है। एक बीर सिंह देव तोमर हैं, ये कौन है भाई? ग्वालियर में तोमर वंश के संस्थापक। पूरा बोलना, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना किसने की? अनंग पाल तोमर ने। किसने की थी? अनंग पाल तोमर ने। और ग्वालियर में बीर सिंह देव तोमर, ये अलग थे। इसके बाद ये जो बीर सिंह देव बघेल है, एक तो इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, किसमें? बैटल ऑफ खानवा में। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जल समाधि ली थी कहाँ? प्रयाग में। देखो, एक जल समाधि ले रहे हैं आपके धंगदेव। धंगदेव कहाँ के थे? चंदेल शासक थे। पक्का? बताएं तो मैडम, धंगदेव के पिता कौन थे? कोई नहीं बोलना अब। और इनके बेटे कौन थे? वेरी गुड। और पिता? हाँ जी। विद्याधर बहुत बाद में आएंगे। हाँ, यशो बर्मन। तो ध्यान रखिए, यशो बर्मन चतुर्भुज मंदिर वाले। तो यशो बर्मन, यशो बर्मन के बेटे धंगदेव, धंगदेव के बेटे गणदेव, और गणदेव के बेटे विद्याधर। ठीक है, जो खुद दादा है उनको तुम पिताजी बना रहे हो। चलो वापस आओ। ठीक है, तो एक धंगदेव जो किसमें है? चंदेलों में। तो ये क्या करेंगे? जल समाधि लेंगे धंगदेव। और बघेल में कौन लेंगे? ठीक है, जो वीर होंगे वही समाधि लेंगे। ठीक है, यह कबीरपंथी या कबीर के भक्त थे, इसलिए इन्हें बेटा साहिब कलाम, ये जो साहिब सलाम है, साहिब को सलाम है कहा जाता था। साहिब सलाम किन्हें कहा जाता था? वीर सिंह देव बघेल को। और ये किससे संबंधित थे? तो कबीरपंथी। कबीर जी आप जानते हैं, तो कबीर की विचारधाराओं को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स थे ये कबीरदास जी की विचारधारा के। तो ये कबीरपंथी थे या कबीर के भक्त थे, इसीलिए इन्हें साहिब सलाम कहकर अभिवादन किया जाता था। किसको? बीर सिंह देव बघेल को। तो बीर सिंह देव बघेल के बारे में हमने क्या देखा? देखो, पहले शासक कौन कहलाएंगे? रनिंग देव। स्थापना किसने की? कब की? 1236 में। पक्का? अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन होगा इस समय? बहुत बढ़िया, गुड। एक ही शासक का एग्जैक्ट आपको टेन्योर याद रखना है, वो है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। तो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक का इनका टेन्योर था। ठीक है, याद रखेंगे किसका? इसी समय 1236 में कौन स्थापना कर रहे हैं? भीमल देव किसकी? बघेल वंश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से क्रम बता दो क्या क्या था? अर्णोराज, व्याघ्रदेव, कर्णदेव, भीमल देव, बीसल देव। अब भीमल देव के बाद रनिंग देव, बीर सिंह देव, जल समाधि ले ली। ठीक है, और इसके बाद आएंगे वीर भानु। किसके बाद? ठीक है, तो 1539 चौसा के युद्ध के बाद वीर भानु ने हुमायूं की युद्ध में मदद की थी।
इस कारण मुगल शासकों ने उसे करमुक्त रखा था और हुमायूं का मित्र भी था। तो वीर भानु ने किसको सपोर्ट किया? हुमायूं को। अच्छा, बघेल शासक बेचारे जिनको सपोर्ट करते हैं वही हार जाते हैं। अब गौर करो, वहां राणा सांगा को किया, वो हारे। अब मुगलों की तरफ आए तो किसको सपोर्ट किया? हुमायूं को, हुमायूं भी हार गए। क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि चौसा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और एक और युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम। इसके बाद अगला युद्ध होगा कन्नौज या बिलग्राम का, फिर से हुमायूं हारेंगे। तो हुमायूं को सपोर्ट किया था, इसीलिए इन्हें टैक्स फ्री कर दिया था वीर भानु सिंह को। अब आ जाते हैं रामचंद्र देव, ये हैं सबसे ज्यादा काम के। तो रामचंद्र देव जो है अकबर के कंटेम्परेरी या समकालीन थे। किसके कंटेम्परेरी थे? अकबर के। इन पे आप अच्छे से स्टार बना लेना। इन्हीं के दरबार में कौन थे? संगीतज्ञ तानसेन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां कुर्ची, ठीक है, कभी पूछ लें कि किसको भेजा, तो जलाल खां कुर्ची को भेजा था कि रामचंद्र देव के पास जाइए और तानसेन को दरबार में लाइए। किसको भेजा? जलाल खां कुर्ची, ठीक है। जलाल खां कुर्ची को भेजा और किसको बुलाया? तो अगर कभी क्वेश्चन बने कि अकबर ने तानसेन को बुलाने के लिए किसको भेजा, ठीक है, तो जलाल खां कुर्ची को भेजा किसके दरबार में? रामचंद्र देव के दरबार में, ठीक है। रामचंद्र देव ने 1564 में अपनी राजधानी, अभी गहोरा थी, किसने की थी स्थापित? बीसल या भीमल? ध्यान रखना, बीसल बाप वापस चले गए, वो तो गुजरात, तो बचे कौन? भीमल देव। तो भीमल देव की समय राजधानी गहोरा थी। अब गहोरा से कहां पहुंची? बांधवगढ़, ठीक है। तो रामचंद्र देव के समय कहां पहुंच गई राजधानी? बांधवगढ़ पहुंच गई है। बघेलखंड रियासत को बंधु राज्य या बांधवेश कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि बांधव बोलते हैं ना, बंधु बांधव, सुना है? ये शब्द कहाँ आता है? सॉरी, बोलो बोलो, कुछ तो अच्छा बोल रही हो, बोलो। हाँ, नहीं मतलब कहाँ सुनते हैं आप ये बंधु बांधवों सहित? आप किसका व्रत रखते हैं? फ्राइडे माता रानी है। अच्छा, कौन सी माता रानी है? संतोषी माता। बढ़िया, जीवन में संतोष प्रदान करें आपको वो, ठीक है। अच्छा, संतोष नहीं होता लोगों को, मानते हैं ना? अच्छा, सफलता का सबसे पहला चरण असंतोष ही है। और संतोष होगा तो काय की सफलता की जरूरत है भाई? संतोष है, ठीक है, भूखे हैं तब भी ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो भी ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। आज गुरुवार है इसलिए बता रहे हैं। गुरुवार की पूजा कोई करता है? किनकी पूजा की जाती है? विष्णु भगवान और साईं बाबा भी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। बृहस्पति देव, विष्णु भगवान तो है ही, विष्णु भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, तो बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बृहस्पति देव की पूजा में जब कथा सुनते हैं तो जो कथा होती है ना, तब कहा जाता है कि आप बृहस्पति देव का व्रत रखिए बंधु बांधवों सहित। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ जो सुनता हूँ। आ जाओ यहाँ आप सफन इसे कनेक्ट करते हैं। तो बांधवगढ़, बांधवेश या बंधु राज्य। तो बांधवेश या बंधु राज्य क्यों कहलाया? क्योंकि इनकी राजधानी बघेल क्यों कहला रहे थे? क्योंकि ये बघेल बारी या व्याघ्रपल्ली से संबंधित थे ये लोग, तो बघेल कहला रहे थे। ऐसे ही से बांधुवेश या बांधु राज्य या बांधवेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हुई? बांधवगढ़। किसने शिफ्ट की? रामचंद्र देव ने, ठीक है। समझ में आ रही है बात? रामचंद्र देव 1584 को अकबर के दरबार आगरा, बेसिकली फतेहपुर सीकरी में शामिल हुए थे, ठीक है। तो कहाँ गए ये? फतेहपुर सीकरी गए थे अकबर के दरबार में। कौन? रामचंद्र देव, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखें तो वीरभद्र देव,
को राजा की उपाधि दी अकबर ने और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। किसको? वीरभद्र देव को। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाथ मित्र थे, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू की रचना की। तो वीरभद्र देव चंपू की रचना किसने की? पद्मनाथ मिश्र। और कोई पद्मनाथ है? अब मुझे परमार वंश पे जाना चाहिए कायदे में और आप लोगों से पूछना चाहिए। परमार वंश में कुछ लेखक हुए हैं, कुछ कुछ राइटर्स। कौन थे? सॉरी, धनपाल। ठीक है, धनपाल अलग थे। सॉरी, किसकी थी? नबसह सांगचरित पद्म गुप्त। और ये कौन है? और एक कौन थे? थेरावली। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं। पद्मनाथ अलग है, पद्मगुप्त अलग है, और पद्मश्री अवार्ड अभी मिले हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। तो पद्मनाथ मिश्र ने क्या लिखी बेटा? वीरभद्र देव चंपू की रचना की। गहोरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? हंस रहे हो आप लोग। किसकी मृत्यु हुई? वीरभद्र देव की। किससे गिरकर? ठीक है, अब लुढ़कते रहे हैं राजा, इतिहास है। एक सीढ़ी से गिरेंगे और मर जाएंगे। कौन लुढ़केंगे सीढ़ी से? हुमायूं। तो फिर इनके लुढ़कने पे क्या कहा जाएगा? ये जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। किसके बारे में कहा जाता है? हुमायूं। ठीक है, एक चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक किससे गिर जाएंगे? घोड़े से गिर जाएंगे। तो मर तो रहे पहले भी लोग, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये किससे गिर गए? पालकी वाले। कौन है पालकी वाले? वीरभद्र। अच्छा, वीर भानु नहीं कर देना, ऑप्शन में वीर भानु ही कंफ्यूज करेंगे आपको। तो वीरभद्र देव जो है पालकी से गिरे और इनकी डेथ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दुर्योधन। कुछ सोर्स क्या कहते हैं कि 1592 से 1601 तक अकबर ने वीरभद्र देव के किसी भी पुत्र को मान्यता ही नहीं दी, कि भैया नहीं, तुम सबको हम राजा नहीं मानेंगे। इसके बाद 1601 में अकबर ने वीरभद्र देव के पुत्र दुर्योधन को राजा के रूप में मान्यता दी। भारती चंद को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। किसको? भारती चंद को। किसका संरक्षक? दुर्योधन का, वीरभद्र का। ठीक है, इनसे कोई खास मतलब नहीं है। ये फिर से आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, विक्रमजीत बघेल। ठीक है, तो विक्रमजीत बघेल जो है, इनने राजधानी कहां से? तो बांधवगढ़ से कहां शिफ्ट कर रहे हैं अब ये? रीवा। अब रीवा आ गए हैं, और राजधानी रीवा होने के बाद बघेल वंश अब बांधवेश से क्या कहलाने लगा? रीवा स्टेट या रीवा राज्य कहलाने लगा। अभी बंधु राज्य था, बांधवेश था, क्योंकि बांधवगढ़ राजधानी थी। अब क्या? रीवा आ गई। रीवा किसने भेजी? विक्रमजीत ने। बांधवगढ़ किसने भेजी थी? और गहोरा किसकी थी? ठीक है, ध्यान रखना। तो भीमल की बीसल, भीमल देव गहोरा। ठीक है, फिर बोले तो रामचंद्र देव गहोरा से बांधवगढ़। ठीक है, और उसके बाद बांधवगढ़ से रीवा। कौन? ठीक है, तो बांधवगढ़ से रीवा कौन ले आए? विक्रमजीत सिंह। ठीक है, अब ये रीवा स्टेट कहलाने लगा। बांधवगढ़ को सेना का हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया गया था। इनकी सेना का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? ठीक है, तो विक्रमजीत के बारे में आपको बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीवा इनकी राजधानी थी। ठीक है, फिर इसके बाद अमर सिंह। इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य के प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ और भूपति राय विद्वान रहते थे। नीलकंठ ने अमरेश विलास, इसको याद रखिएगा। नीलकंठ की क्या है? अमरेश विलास की, अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना की और सतना में अमरपाटन शहर की स्थापना की। किसने की? देखो ऐसे समझो, अमर सिंह इनके ऊपर रचना, अमरेश विलास
और अमरेश विलास किसकी? नीलकंठ की। और अमर हैं तो इनने क्या बना दिया? अमर पाटन। कहा? ठीक है, तो सतना में एक शहर बसा दिया अमर पाटन। किसने बसाया ये सब? अमर सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर जय सिंह। जय सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1812 में बांधा की संधि की और अंग्रेजों ने जय सिंह को रीवा राज्य का शासक स्वीकार किया। बदले में रीवा राज्य की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी, ये तय हो गया। तो ट्रीटी ऑफ बांधा किसने की? 1812 में किसने की? अंग्रेजों से जय सिंह ने की। ठीक है, जय सिंह हिंदी और संस्कृत के लेखक भी थे। जय सिंह ने हरिचरित्र चंद्रिका, तो जय सिंह की रचना कौन है? हरिचरित्र चंद्रिका। अब ये जय सिंह बेटा आमेर के शासक नहीं है, ठीक है ना, जयपुर के जय सिंह है। जय सिंह ने क्या किया? जय सिंह नहीं करवाई थी। सवाई राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने जंतर मंतर बनवाई थी। ये कौन है? बघेल राजा जय सिंह है, जिनकी रचना क्या है? हरि चरित्र चंद्रिका। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि अमरेश बिलास किसकी थी? नीलकंठ की। अमर पाटन, ठीक है, तो अमर सिंह के ही नाम पर अमर पाटन और अमरेश विलास इन्हीं के नाम पर हैं ये रचनाएं। और यहां पर क्या है? हरिचरित चंद्रिका। अब इसके बाद विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बघेल वंश के किस शासक के टेन्योर में रियल पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी? तो रियल पावर या वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास किसके समय में थी? विश्वनाथ सिंह के। इन्होंने 18 टेक्स्ट या लिटरेचर जो है वो लिखे थे, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आनंद रघु, ठीक है, तो आनंद रघुनंदन किसकी है? विश्वनाथ सिंह की। आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आनंद रघुनंदन पे स्टार बना लो अच्छे से। और कबीर बीजक, जरूरी नहीं है कि आनंद रघुनंदन ही रिपीट हो, तो कबीर बीजक याद रखिएगा। तो कबीर भी देखो, कबीर पंथी कौन थे? ठीक है, ये जो है कबीर बीजक रचना विश्वनाथ सिंह की है। किसकी रचना है? विश्वनाथ सिंह की। फिर रघुराज सिंह आएंगे तो 1857। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 रिवॉल्ट में रीवा राज्य या बघेल शासक कौन थे? तो रघु राज सिंह थे। निश्चित रूप से किसका साथ देंगे? तो ठीक है, तो बघेल रियासत के शासक थे लॉर्ड कैनिंग इनके समय। अब उस समय कैनिंग ही थे 1857 की क्रांति में, याद करो 1856 से 1862 तक। किसका टेन्योर है ये? कैनिंग का। 1856 से 62 तक का टेन्योर कैनिंग का है। कैनिंग एक दिन के लिए रीवा आए थे इनके समय। किनके समय? रघुराज सिंह के समय। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में। 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे लाइन किनके समय प्रारंभ हुई? रघुराज के समय। ठीक है, 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई और इसमें 5 रियासतें जो थीं, रीवा, मैयर, नागौद, सोहाबल और कोठी को शामिल किया गया था। किसमें? जो एजेंसी 1871 में, कौन सी एजेंसी? बघेलखंड एजेंसी में कौन कौन शामिल हुए? रीवा, मैयर, नागौद, सोहाबल और कोठी। ठीक है, और प्रथम एजेंट कौन बने थे? गुड फेलो को बनाया गया था। तो गुड फेलो जो थे इसके पहले एजेंट बने थे। किस एजेंसी के? बघेलखंड एजेंसी के पहले एजेंट कैप्टन कौन थे? गुड फेलो को बनाया गया था। इन्होंने गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया था। किसने? रघुराज सिंह ने। इतने सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जिसकी आने की पॉसिबिलिटी है वो है 1857 की क्रांति के समय बघेल रूलर कौन थे? तो रघुराज सिंह थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है रेलवे लाइन का, क्योंकि ये आप भले ज्योग्राफी में चला जाता है, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का।
1867 में जबलपुर सतना रेलवे लाइन का प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे कभी पूछें जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे लाइन कब बनी, 1867 में। 1867 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्या हुआ है 1867 में? कुछ हुआ है? क्या हुआ 1867? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और कहाँ कहाँ? बॉम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो प्रार्थना आत्मा से करो परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसे याद रख लेना। तो 1867 में एक तो प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। और 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे लाइन बनी। अब आ जाते हैं वेंकट रमन सिंह। 1895 में बेटा इनके समय रीवा राज्य में फेमाइन या अकाल पड़ा था, जिसके कारण अकाल पीड़ित कोष, तो फेमाइन रिलीफ फंड, क्या? फेमाइन रिलीफ फंड या अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की गई रमन सिंह के समय। इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय या लाइब्रेरी की स्थापना की। बाघों के शिकार पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और पशु पक्षियों के पोषण के लिए रीवा में कोठी भवन का निर्माण कराया वेंकट रमन सिंह ने। और रीवा से उमरिया के मध्य सड़क निर्माण और रीवा रियासत में कई जगह अस्पताल खुलवाए। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले। रीवा में दरबार प्रेस, ठीक है, तो कोर्ट प्रेस की स्थापना की। शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन यहीं से होता है। ये शुभचिंतक पूछा गया है। तो शुभचिंतक किससे होती थी? रीवा की जो कोर्ट प्रेस या दरबार प्रेस जो थी, यहाँ से शुभचिंतक का मंथली मैगजीन थी, इसका पब्लिकेशन होता था। किसके समय हो रहा था बेटा? ये वेंकट रमन सिंह के समय। अच्छा, अभी हमने एक और बताई थी ना कि आई एग्जाम में, क्या बताई थी वो? आनंद रघु नंदन किसके समय? ठीक, और कौन सी? कबीर बीजक और आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह। 1857 की क्रांति के समय कौन? रघुराज सिंह। ठीक है, वेंकट रमन सिंह के समय क्या? फेमाइन रिलीफ फंड यानी कि अकाल राहत कोष जो है बनाया गया था। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। शुभचिंतक इन्हीं के समय थी। अब आ जाते हैं महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के समय बेटा पवई रूल्स इंपॉर्टेंट है। कौन से रूल्स? पवई रूल्स। ये पूछे गए हैं कि पवई रूल्स किसने शुरू किए थे? तो 1934 में इन्होंने पवई रूल्स जो है लागू किए थे, जिसमें वन उपज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उस पर रीवा दरबार का अधिकार होगा। मतलब फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्शन हुआ उस पर किसका अधिकार होगा? ठीक है, तो रीवा का जो दरबार है उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक, पवईदार जागीरदार के ही एक टाइप होते थे, 4 से 5 गुना लगान बढ़ा दी गई थी। तो अब जो पवईदार थे इन पर 4 से 5 टाइम जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया, तो ये विरोध करेंगे। तो पवई रूल का विरोध किसने किया? पवईदारों ने या जागीरदारों ने इनका विरोध किया था। 1938 में इन्होंने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना की थी रीवा में। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले ही, अगर आपको याद हो एकदम स्टार्टिंग में जब हमने 1818 से 1947 तक की बात की थी, तो वहां पर 1936 में इन्होंने 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की। कौन सी? पंचवर्षीय शिक्षा योजना, 5 ईयर एजुकेशन प्लान लागू किया। और उसके बाद लास्ट शासक आ जाते हैं मार्तंड सिंह जूदेव। कौन आ जाते हैं? मार्तंड सिंह जूदेव। रीवा रियासत का विलय, ये डेट याद रखना, 11 मार्च 1948। कब? 11 मार्च 1948 को भारत संघ में इसका एक्विजिशन या विलय हो गया रीवा रियासत का। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र, तो मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ पर? गोविंदगढ़ में। ठीक है, स्थापित किया गया। इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला था। किसको मोहन मिला था? मार्तंड सिंह जूदेव को। अब याद करने की कोशिश करिए, राजधानियों पे बात करें। देखो, सबसे पहले गहोरा को किसने? तो भीमल देव। बुल्लार देव,
रनिंग देव, बीर सिंह देव, इन सबके समय राजधानी क्या रही है? गहोरा रही है। और बांधवगढ़, ठीक है, हाँ ये इधर शिफ्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं, इतना लोड क्यों लेते हो। वीर भानु, ये जो रामचंद्र देव जो है ना, बीरम देव, ये यहाँ करना। आप लोगों के उसमें भी गड़बड़ है क्या? बोलो तो, इसको अपन यहाँ कर देंगे, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। हाँ ये देखो सही है। देखो भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव और वीर भानु, इनके समय क्या है राजधानी? गहोरा है ये। फिर बांधवगढ़, रामचंद्र देव ने, अब इतने तो होशियार हो यार आप लोग, अभी तो रामचंद्र देव के समय राजधानी हमने कहाँ से कहाँ शिफ्ट कराई थी? गौरा से बांधवगढ़, तो कैसे गलत कर सकते हो? सही कर लो। ठीक है, फिर वीरभद्र देव। इसके बाद रीवा जो है वो विक्रमजीत सिंह, अमर सिंह, ये सब जितने हैं कहाँ तक, आप तो ऐसे याद रख लो, विक्रमजीत सिंह ने जो रीवा राजधानी बनाई उसके बाद भारत संघ में मिलने तक रीवा ही राजधानी रही, बात खत्म। क्योंकि ये शासक याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो तरीका क्या है? रीवा कौन ले जाएंगे? बस इतनी बात। बांधवगढ़ कौन ले जाएंगे? ठीक है, वैसे ही भगवान राम बंधु बांधवों को हमेशा साथ में लेके चलते थे, ऐसा समझ लो, तो रामचंद्र देव। ठीक है, बांधवगढ़। और गहोरा किसके समय क्यों थी? किनको जीता? चित्रकूट गहोरा को किन से जीता था? लोधी से। किसका साथ दिया था? भर। बस खत्म हो गई कहानी, क्या है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो इतिहास क्या कहता है कि बघेलखंड के जो बघेल राजपूत गुजरात के सोलंकियों की एक शाखा थे, व्याघ्रदेव उत्तर भारत आया चित्रकूट के समीप, ये जो मडफा किला जीता, गहोरा को राजधानी बनाया। व्याघ्रदेव का पुत्र कर्णदेव था जिसका विवाह रतनपुर के है राजकुमारी से हुआ था, दहेज में उसे बांधवगढ़ मिला। कर्णदेव बांधवगढ़ को नवीन राजधानी बनाया इसने, जो 1597 तक इनका निवास स्थान रही। कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, गहोरा, भीसल, भीमल या भीसल, भीमल देव, बांधवगढ़, रामचंद्र देव और विक्रमजीत रीवा, इतना याद कर लो बस, बहुत है। अब जब बुक याद हो गई होंगी तो, बघेल वंशावली, ठीक है, तो अजवेश राम की, रीवा राज्य दर्पण जीतन सिंह की, व्याघ्र वंश संग्रह रहमान अली की, बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा, ये थोड़ा सा ध्यान, रूपाली को रूपाणी शर्मा भी लिखा होता है कहीं कहीं, ला जैसे ये रूपाली है ना, रूपाणी, तो ये जो रूपाणी शर्मा है ना, बघेल वंश वर्णनम, ये पूछी भी गई है किसी एग्जाम में। अमरेश विलास याद है, अमर सिंह के नाम पर थी, ठीक है, और नीलकंठ ने लिखी थी। आनंद रघुनंदन याद है, ये पूछी गई है विश्वनाथ सिंह की। हरिचरित्र चंद्रिका याद आ रही है, जय सिंह की। और वीरभद्र चंपू पद्मनाथ मिश्र की। तो इनमें आपको अच्छा एक चीज याद रखिए कि हमेशा और हमेशा और हमेशा लिटरेचर हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। कई बार हम बहुत सारे राजा पढ़ लेते हैं और पता चले कि हम किताबों को छोड़ देते हैं, और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड में ये हमेशा ट्रेंड रहा है। अब जैसे मान लो आपने पूरी बघेलखंड पढ़ ली और आनंद रघुनंदन नहीं पढ़ा या शुभ चिंतक नहीं पढ़ा, अब पूछ ले शुभ चिंतक कहाँ से पब्लिश होती है? लो खत्म, रीवा दरबार से। ठीक है, दरबार प्रेस जो थी यहाँ की, कोर्ट प्रेस जो थी। अब बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आप शुभचिंतक मिलेंगे नहीं आपको एग्जाम में, क्योंकि कहाँ शुभचिंतक याद आने वाले हैं। तो आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक किसकी? इन्हीं की थी। किसकी है? विश्वनाथ सिंह की। और वीरभद्र चंपू पद्मनाथ मिश्र की। हरिचरित्र चंद्रिका जय सिंह। बघेल वंश वर्णनम, ये रूपाली की जगह आप तो रूपाणी शर्मा, मतलब ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, रूपाणी शर्मा। ठीक है, मिलते बहुत सारे नाम हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, तानसेन पे थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि तानसेन पे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बहुत सब कुछ पढ़े हो, थोड़ा सा और एडअप हो जाएगा उसी में। बता दो भैया, वास्तविक नाम किसका था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे और तन्ना। तान तान के जो गाते और बजाते थे वो थे रामतनु पांडे। इनके पिता का नाम,
बता चुके हैं हम आपको। कौन से पांडे? मकरंद पांडे। तो मकरंद पांडे के बेटा थे रामतनु पांडे। कौन? तानसेन। ठीक। पहले इन्हें दौलत खां का संरक्षण मिला। अच्छा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किसके संरक्षण में नहीं रहे, तो दौलत खां, रामचंद्र देव, अकबर, और फिर होगा कोई। तो क्रम क्या हुआ? पहले ये दौलत खां के संरक्षण में थे, शेरशाह सूरी का बेटा था ये। फिर रामचंद्र देव रीवा के शासक के संरक्षण में थे, और फिर मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में थे। अकबर अथवा मोहम्मद गौस, एग्जैक्ट नहीं पता कि किसके कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन कर लिया था। और अपना नाम, अच्छा मजेदार बात यह है कि तानसेन तो ठीक है, आता अली खान नहीं मिलेगा, आता है कि जाता है। तो आता अली खान रख लिया, किसके कहने पर? मोहम्मद गौस गुरुजी थे इनके एक। ठीक है। इन्होंने मियाँ मल्हार, दरबारी कन्हड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया। तो मियाँ मल्हार, दरबारी कन्हड़ा, मियाँ की सारंग, ध्रुपद गायन, दीपक राग, राग मल्हार और मेघ मल्हार में इन्हें महारत थी। मतलब ऐसा है कि जैसे ये जो है ना, जानते हो मेघ मल्हार का क्या मतलब होता है? ठीक है, जैसे आपको अगर पानी बरसवाना है तो ये मेघ मल्हार गाएंगे और पानी बरस जाएगा। मतलब टैलेंट देखो, आप सोच नहीं सकते हो, इमेजिन से, मतलब आप कल्पना से भी दूर है। कितना अच्छा हो तानसेन होते आज, हम इन्हें ले जाते महाराष्ट्र के विदर्भ वाले रीजन में। हे तानसेन महाराज, शुरू हो जाओ, क्या गाओ? मेघ मल्हार। मतलब आप सोचो कितना बढ़िया है। अच्छा, चाइना वाले बोले तानसेन तो हमें नहीं मिले, चलो हम एक काम करते हैं, पानी बरसाने वाली टेक्निक डेवलप कर लेते हैं। पता है ना, पानी बरसवा लेते हैं चाइना वाले लोग। तो मेघ मल्हार, राग मल्हार, दीपक राज। ठीक है, अब इनसे मतलब दीपक जल जाएंगे, दीपक बुझ जाएंगे, मतलब आप समझो कितनी बड़ी बात है। ध्रुपद गायन में इन्हें महारत थी। अकबर ने, बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया, कंठाभरण बाणी विलास और मियाँ की उपाधि दी थी। तो ये पूछा गया है, कंठाभरण बाणी विलास का टाइटल किसको मिला था? तो कंठाभरण बाणी विलास जो है वो तानसेन को मिला था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के बिल्कुल बगल में है। और याद रखिएगा कि तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे, कौन थे? इनिशियल गुरु। तो इनिशियल गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। और ये याद रखिएगा कि स्वामी हरिदास के एक शिष्य कौन है? तानसेन। और एक है बैजू बावरा। और ये जो बैजू बावरा है ना बेटा, इनकी समाधि चंदेरी अशोकनगर में। ये भी पूछा जाता है। तो चंदेरी अशोकनगर में बैजू बावरा की समाधि है, जबकि तानसेन की समाधि कहाँ थी? ग्वालियर में मोहम्मद गौस के समीप। और जो टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस है वो लार्जेस्ट टॉम्ब ऑफ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा मोहम्मद गौस का है। ठीक है। तो आता अली खान किसके कहने पे संभव था? अकबर या मोहम्मद गौस, इनमें से किसी की बात मानी होगी या दोनों की सुन ली होगी। तो बन गई ये। तो पहले किसके दरबार में? दौलत खां, रामचंद्र देव और अकबर। कौन थे ये? तानसेन। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आध, जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंठाभरण बाणी विलास, एक बार पूछा गया इनका वास्तविक नाम क्या था, एक बार पूछा गया इनके पिता का नाम क्या था। अच्छा, जब पिता का नाम पूछा था तो मकरंद और रामतनु दोनों था, तो मकरंद पांडे पिता, और वास्तविक नाम रामतनु पांडे या तन्ना। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो ये हो जाती है बात इनसे संबंधित। अब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिनसे क्वेश्चन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि इनमें से आप मैक्सिमम चीजें पढ़े होंगे। आभीर वंश नाम से सातवाहनों के विघटन के बाद खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कौन थे आभीर वंश के? किसका आभार व्यक्त कराया था हमने? ईश्वर का आभार है, हे ईश्वर, आभार व्यक्त करते हैं हम। तो आभीर डायनेस्टी, ईश्वर सेन। बोधि वंश का शासन याद है, त्रिपुरी
जबलपुर में था, जिसे तेवर क्षेत्र भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का शासन। बुंदेलखंड, देखो वाकाटक के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, इनका शासन बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, पुराणों में वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, लेकिन ये शासक कहाँ के थे? विदिशा। तो विंध्य शक्ति विदिशा के शासक थे, लेकिन पूछे वाकाटक वंश का शासन कहाँ था? तो बुंदेलखंड में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इतिहास के विद्वानों ने त्रिपुरी के कलचरी वंश का संस्थापक, याद है त्रिपुरी का कौन? और वास्तविक कोकल। ठीक है, पूछ लें थोड़ा सा। एक और ब्रांच कौन सी थी? माहिष्मती। माहिष्मती के कौन थे? अच्छा, एक और ब्रांच फिर रतनपुर। चलो बढ़िया। मालवा नाम देने का श्रेय औलिकर वंश, याद है औलिकर वंश के महान शासक यशोधर्मन। कौन सा अभिलेख? मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख। इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुस्त जो थे, इन्होंने रेवा नदी का नाम नर्मदा कर दिया था। उच्चकल्प, याद है उच्चकल्प वंश का शासन बघेलखंड में था, जिसकी राजधानी उच्चकल्प, उचेरा। उचेरा कहाँ? सतना। कौन थे उच्चकल्प के संस्था? ओघदेव। बढ़िया। मध्य प्रदेश में दो पांडु वंश का शासन रहा है। एक पांडु वंश का शासन कलिंजर से लगे मध्य प्रदेश के भूभाग पर, और दूसरे पांडु थे मैकाल क्षेत्र में। अब बताओ। अच्छा पांडु जयवल। बढ़िया। गुजरात के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने परमार राजाओं को हराकर संपूर्ण मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था और अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। भोज ने 23 ग्रंथों की रचना की। आर्किटेक्चर का कौन सा था? सम्रांगण सूत्रधार में वास्तुशास्त्र की या आर्किटेक्चर की जानकारी मिलती है। गर्दभिल्ल वंश का शासन उज्जैन क्षेत्र में था। इसके संस्थापक गंधर्व सेन या गर्दभिल्ल थे, जो कि विक्रमादित्य और भृतहरि के पिता थे। बढ़िया। गंधर्व सेन के बेटे का नाम विक्रमादित्य था, जिन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा था। छैरात वंशी शासक नहपान का राज मंदसौर और उज्जैन तक था। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, आपसे पूछें कि चस्टन कौन थे? कारदामक वंश के संस्थापक थे। और चस्टन इसी वंश से संबंधित महान शासक। वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि आप लोग कम्युनिटी भावना से एकदम बढ़िया उत्तर दे रहे हो। रुद्रदामन थे ना, कारदामक ब्रांच से कौन थे? रुद्रदामन थे। और कारदामक का संस्थापक चस्टन था। बहुत बढ़िया। और गोहिल वंश का शासन मंदसौर क्षेत्र पर। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने उत्तर देके, धन्यवाद। अच्छा, ये सारे प्रश्न एक्चुअली आए हुए हैं, तो इनको होंगे ना आप लोगों के उसमें? ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे किसका शासन कहाँ था, उचेरा कहाँ है, उच्चकल्प का कहाँ है, तो ये पूछा गया है। गोहिल कहाँ पे थे, तो इस तरीके क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। तेवर या त्रिपुरी क्षेत्र कौन सा है, तो इनको थोड़ा सा आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। देखो, विंध्य शक्ति विदिशा से शासन कर रहे हैं, जबकि वाकाटकों का शासन बुंदेलखंड में था। तो ऐसे आपको चीजों को थोड़ा सा एकदम स्पेसिफाई याद रखनी है। और ईश्वर का हमें आभार व्यक्त करना है। तो आभीर वंश किससे? ईश्वर सेन से थे। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब।
देखिए आप थोड़ा समझिएगा, अगर आप याद हो क्रोनोलॉजी ऐसी दिखा दूं आपको। याद करिए शुरू में हम कहाँ बात कर रहे थे, सबसे पहले अर्णोराज। अर्णोराज के बाद, अच्छा आपके नोट्स में नहीं है तो परेशान नहीं होना कि आपने फिर से अलग दिखा दिया हमें। वो लिखा सब है, मतलब मैं इसलिए कि एक बार में दिख जाएगा। व्याघ्रराज, सॉरी, अर्णोराज। अर्णोराज के बाद व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव के बाद कर्णदेव। कर्णदेव के बाद बीसल और भीमल देव। अब हम आ गए यहाँ भीमल देव पे। तो देखिए आपको, ठीक है, अब जैसे भीमल देव है, इसके बाद रनिंग देव, अनिक देव भी बोलते हैं, बेलन देव, बुल्लार देव, मतलब नहीं है। हमने क्या पढ़े, विरमदेव बघेल, फिर देखो नरहरि देव, वेदचंद्र, शालीवाहन, मतलब नहीं है। फिर हमने क्या देखा, वीर सिंह देव, ठीक है। फिर इसके बाद वीर भानु, कोई ज्यादा मतलब नहीं, ये बोल्ड किया। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ऐसे ही भेज दूंगा कि जो आपको ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से देख रहे होंगे, रामचंद्र बघेल 1555 से 92। बस क्वेश्चन ये आता है कि अकबर के कंटेम्परेरी कौन थे, तो कौन थे आपके, रामचंद्र। फिर इसके बाद वीरभद्र, फिर विक्रमजीत बघेल, ठीक है। और विक्रमजीत बघेल ने क्या किया, राजधानी कहाँ से, बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। और फिर इसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, अमर सिंह, अनूप सिंह, व्याब सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अब जैसे बहुत सारे हैं, अवधूत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह, जय सिंह। हमने क्या देखा फिर सीधे, जय सिंह। हमने विश्वनाथ सिंह देखे, विश्वनाथ सिंह में क्या देखा, आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक, ठीक है। फिर रघुराज सिंह कहाँ देखे हमने, अब देखो, अब रघुराज सिंह को अगर आप देखोगे, ये आ गए 1854 से 1880, यानी कि 1857 की क्रांति। और इसके अलावा क्या, लॉर्ड कैनिंग आए, और क्या 1867 में रेलवे लाइन कहाँ से, जबलपुर, सतना, इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये कौन से हो गए, वेंकटा सिंह, ठीक है। फिर गुलाब सिंह, और फिर आ जाते हैं मार्तंड सिंह जूदेव। 1946 से 1995 तक थे, और इन्हीं के समय 1948 में क्या होगा, बघेल वंश जो है वो किस में मिल जाएगा, इंडियन यूनियन में, या बघेल राज्य जो है वो भारत संघ का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ाई, क्योंकि पता चले इतने ही तो शासक मुश्किल से होते हैं और आपने 20-30 ऐड कर दिए तो फिर बहुत अति हो जाती है। तो आपको बस दिमाग में एक इनको याद रखना है अच्छे से, गुलाब सिंह क्यों, क्योंकि इनके समय पवई रूल्स याद रखिएगा, ठीक है। वेंकट सिंह के, वेंकट रमन समय क्या था, शुभचिंतक याद रखिएगा। विश्वनाथ सिंह के समय आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर इसके बाद जैसे ये जो आपके थे, सबसे आपको कोई खास मतलब नहीं है, ठीक। जयसिंह के समय सिर्फ इनकी रचना। फिर रामचंद्र बघेल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, विक्रमजीत बघेल याद रखने हैं, वीर सिंह बघेल क्यों याद रखने हैं, इनने किसका साथ दिया पहले, राणा सांगा का साथ दिया, बाद में ये हार गए राणा सांगा, तो ये किससे मिल गए, बाबर से मिल गए, ये याद रखना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, इनने क्या किया, जल समाधि ली थी। तो बघेल शासकों में जल समाधि लेने वाले वीर सिंह देव बघेल थे, बस। आपको कोई मतलब नहीं है। और भीमल देव याद रखिएगा, और भीमल देव के पहले कर्णदेव से कोई मतलब नहीं, बस पिताजी थे। मतलब किससे है, व्याघ्रदेव आदि पुरुष थे, और उनके पिता अर्णोराज जो कि सामंत थे, बस काम खत्म। क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि अब जैसे पहला शासक किसे माना गया, बघेल वंश का, तो रनिंग देव को। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब हर चीजों पे बहुत ज्यादा मत पढ़ना चक्कर में, क्योंकि कई बार हम क्रोनोलॉजी तो बना लेते हैं बट एक थोड़ी है, ये बघेल है। अच्छा बुंदेला आएंगे तो और उनकी अपनी अलग कहानी है, और बुंदेलाओं की तो ब्रांच है, दतिया वाले अलग, बड़ौनी वाले अलग, और पन्ना वाले अलग, ठीक है। और कहाँ ओरछा वाले अलग। तो ये दुनिया भर की कहानी है अभी उनकी, इसलिए हमने उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दिया कि अपन उन्हें अलग से धीरे धीरे देखेंगे, जो खत्म हो जाए पहले वो तो खत्म कर ले,
तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे गोंडवाना में भी 3 ब्रांचें थी, हालांकि गोंडवाना की इंपॉर्टेंट क्या थी, ठीक है, तो गढ़मंडला वाली जो थी उसको आपको ध्यान रखना है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये बघेल बारी या क्या कहते थे इसे, व्याघ्र पल्ली। तो ये व्याघ्र जो आई वो व्याघ्र देव के ही नाम पर है बेसिकली या व्याघ्र पल्ली के नाम पे व्याघ्र देव है, ऐसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लो, ठीक है। और ये क्या करेंगे राजधानी, गहोरा कहाँ, ठीक है, और ये कहाँ जा रहे थे, ठीक। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, मतलब कंसाइज ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना तो करना ही है। लेकिन उनमें आपको जैसे लास्ट में जो रचनाएं पढ़ी हमने वो याद रखना कि किसकी कौन सी रचना है, ठीक है। जैसे कि नीलकंठ की क्या थी, अमरेश विलास, ठीक है। और बघेल वंश वर्णनम, ठीक है, तो रूपाणी शर्मा की। तो ऐसे आपको इनकी थोड़ी सी रचनाएं याद रखनी है, ऐसे ही आनंद रघुनंदन याद रखना है, शुभचिंतक कहाँ से होता था, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और याद रखिए कि आर्ट एंड कल्चर को कहीं ना कहीं जो एमपीपीएससी है या स्टेट गवर्नमेंट है, इवन यूपीएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लगातार फोकस में ला रही है, जिससे कि हमारे जो लिटरेचर है, टेक्स्ट जो है, उनको लोगों के सामने लाया जा सके, इसलिए भी क्वेश्चंस अब लगातार बन रहे हैं। तो आपको इन पे ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हम राजा 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 खेलते रहे और पता चले कि हमने बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर को छुआ ही नहीं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहन याद रख लीजिएगा, मोहन और मार्तंड सिंह जूदेव किस समय, भारत संघ में विलय के समय, और 1857 की क्रांति के समय रघुराज सिंह, ठीक है। इतना आप याद रख लेना, बस हो जाएगा काम खत्म, ठीक। चलो, हो गया, थैंक यू, बंद कर देना योगी। कुछ पूछना है इसमें से आपको। अब एक और हमारा बचेगा